नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी का मॉडल पेपर अपना ये 11वां रहेगा, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न शामिल रहेंगे। रीट में आपके 30 प्रश्न मित्रों आते हैं और 30 प्रश्न इस वीडियो में अपन करेंगे। बिल्कुल जैसा पेपर आपके रीट में आता है उसी प्रकार का पेपर ये बनाने की कोशिश की गई है। चलिए बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं। और पेपर अच्छा आपको लगे और जो सही आपको लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए मित्रों, पहला आपका प्रश्न है, गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा? गीता प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, गीतान प्लस अंजलि या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? गीत प्लस अंजलि। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, गीतांजलि बनेगा। ठीक है, और आराम से बता सकते हैं इसमें दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वाल्मीकि शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? वाल्मीकि शब्द में कौन सा समास है? तो मित्रों इसमें जो समास रहेगा वाल्मीकि शब्द में वो क्या आपका वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह है। ठीक है, वाल्मीकि से उत्पन्न है जो वह है, इसका विग्रह होगा। तो इसका जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आंचल शब्द का तत्पुरुष शब्द होगा? आंचल शब्द का तत्सम रूप होगा या तत्सम शब्द क्या होगा आंचल शब्द का? तो देखिए आंचल जो शब्द है वो साथियों तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द पूछा अपने को, तो इसका आंचल का साथियों आपका आंचल होगा, अंचल होगा या आंचल होगा या अंचल होगा? तो आंचल का आपका तत्सम रूप जो होगा वो मित्रों आपका होगा अंचल। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, आंचल का अंचल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, अक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है? लेखक, गायक, तैराक, नायक? तो देखिए लेखक अक है यहाँ पर भी लास्ट में, गायक अक है यहाँ पर भी, और अगर देखें अपन तीसरा ऑप्शन तैराक तो आक है यहाँ पे। क्या है? आक, तैराक। तो ये आक प्रत्यय है ना, यहाँ पे अक है तीनों जगह। नायक हुआ गायक और लेखक इसमें अक है, जबकि तैराक में आक आएगा लास्ट में, इसलिए ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, साबुन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, साबुन शब्द जो है उसमें आपकी संज्ञा रहेगी, वो रहेगी जातिवाचक संज्ञा। अब वो साबुन निरमा की साबुन भी हो सकती है, वो साबुन आपकी पतंजलि की भी हो सकती है, वो लक्स की साबुन भी हो सकती है, कोई सी भी साबुन हो सकती है। तो बोल दे लक्स साबुन, तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन साबुन अकेला जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, वह शब्द बताइए जिसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है? डॉक्टर, वृद्ध, अनुज या सूता? तो वृद्ध का तो वृद्धा होता है साथियों, अनुज का अनुजा हो जाएगा आपका, और सूता का सूत आपका हो जाता है। ठीक है, सूता का क्या हो जाएगा? सुत हो जाएगा। अब देखिए साथियों, डॉक्टर जो है वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष, डॉक्टर ही उसको बोलेंगे, तो ऑप्शन 1 सही होगा, लिंग परिवर्तित नहीं होगा। अगला आपका प्रश्न, वह शब्द जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं? सोना, चांदी, आकाश या उपयुक्त सभी? तो जो हमेशा एक वचन के ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनका बहुवचन संभव ही नहीं है, वो शब्द हैं आपके सोना भी सही है, चांदी भी सही है, आकाश भी सही है, और उपयुक्त सभी इसका आंसर जो वो हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न, वे शायद कल जयपुर से आएंगे वाक्य है? सामान्य भविष्यत काल, आज्ञार्थक भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल या संभाव्य वर्तमान काल? तो मित्रों देखिए, वे शायद कल जयपुर से आएंगे, वे शायद कल आएंगे है ना, अनुमान जाहिर किया जा रहा है, वो भी कल के लिए, भविष्य के लिए, तो संभाव्य भविष्यत होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से वह शब्द बताइए जिसका लिंग व वचन कभी नहीं बदलता? आलसी, पानी, दिन और लिपि? तो जिसका लिंग व वचन कभी भी नहीं बदलता वो शब्द आपका है साथियों पानी। ठीक है, आलसी का आलसियों कर सकते हैं, दिनों की संख्या हो सकती है, दिनों हो सकता है, लिपियों हो सकता है, लेकिन आलसी जो शब्द है साथियों न तो इसका जो पानी जो शब्द है न तो इसका लिंग बदल सकते हैं अपन और न वचन, तो पानियों नहीं कर सकते, और ऑप्शन 2 ही इसका सही उत्तर जो वो हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, ब्यालू या अथऊ का अर्थ है
सूर्योदय के पहले का भोजन, दूसरा सूर्यास्त के बाद का भोजन, तीसरा सूर्यास्त के पूर्व का भोजन, या चार इससे इनमें से कोई नहीं। तो ब्यालू या अथव साथियों क्या होता है, सूर्यास्त के पूर्व का भोजन। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। सूर्यास्त के पूर्व के भोजन को अथव या ब्यालू जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार नहीं है। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और संयुक्त वाक्य। तो देखिए, अर्थ के आधार पे वाक्य साथियों 8 प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि आपके अर्थ के आधार पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार नहीं है, ये आपको पूछा है। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य का प्रकार नहीं है वो है आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ये रचना के आधार पे वाक्य का प्रकार है। अगला आपका प्रश्न, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहार्थक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या विधानवाचक? यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, तो ये आपका हो जाएगा साथियों संकेतवाचक, है ना। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही होगा, संकेतवाचक वाक्य। अगला आपका प्रश्न, आंखों से अंधे तुम भला क्या पढ़ोगे, रेखांकित वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध? तो इसका आंसर रहेगा मित्रों सर्वनाम पदबंध। क्योंकि देखिए बोला क्या गया, आंखों से अंधे तुम, यहाँ मतलब तुम तक आके रुका है और तुम क्या होता है, एक सर्वनाम होता है। तो निश्चित ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, निम्न में से मुहावरा नहीं है। गागर में सागर भरना, दूसरा हाथ पैर मारना, तीसरा हाथ साफ करना और चौथा है श्री गणेश करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से मुहावरा नहीं है। तो मुहावरा नहीं है वो हो जाएगा गागर में सागर भरना। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका साथियों सही उत्तर होगा, क्योंकि गागर में सागर भरना जो है वो आपकी क्या है साथियों, लोकोक्ति है। गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है, मतलब कम में बहुत ज़्यादा बात कह देना, या कम, अगर कोई व्यक्ति कम बोले और बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोल दे, या कम कोई टीचर पढ़ाए उसमें बहुत शानदार मैटर दे दे, तो वो गागर में सागर भरने वाली बात हो गई। हाथ पैर मारना यानी कि किसी चीज़ के लिए मतलब हाथ पैर मारते रहना, है ना, किसी प्रकार से उसको हासिल करने की कोशिश करना। हाथ साफ करना यानी कि चोरी कर लेना एक प्रकार से। श्री गणेश करना यानी शुरुआत करना किसी चीज़ की। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पश्चाताप करना किस मुहावरे का अर्थ है? आंसू पीकर रह जाना, आंसू पोंछना, 8-8 आंसू गिराना या उल्लू सीधा करना? तो 8-8 आंसू गिराना जो है वो साथियों उसका अर्थ होगा पश्चाताप करना। बाकी उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होगा, यानी कि अपना काम निकाल लेना एक प्रकार से। उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकाल लेना। आंसू पोंछना यानी धैर्य प्रदान करना, किसी व्यक्ति के आंसू पोंछ करके उसको क्या प्रदान किया, धैर्य प्रदान किया अपने। तो धैर्य प्रदान करना होता है आंसू पोंछना। आंसू पीकर रह जाना यानी गुस्सा आया हुआ है फिर भी उसको गुस्से को जाहिर न करना, दबा लेना, ये होगा आंसू पीकर रह जाना। तो ये साथियों आपके प्रश्न 15 प्रश्न हिंदी के ग्रामर से संबंधित। और अभी अपन प्रश्न करेंगे 15 के 15 आपके टीचिंग मेथड से संबंधित। तो 16वां प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? 1. श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा, विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। तीसरा, छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो देखिए श्रवण कौशल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो पढ़ेंगे तो सुनेंगे भी, तो सारी ही बातें बिल्कुल सही हैं इस चीज़ के लिए। तो निश्चित ही इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका उत्तर जो वो रहेगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों की अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरा, शैक्षणिक कठिनाइयों दोषों का निवारण। तीसरा, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर एक प्रकार से देखें तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है?
अमृत को अनित कहना, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना और स्नान को स्नान कहना, ये जो है वो उच्चारण दोष है। तो स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण कौन सा है इसमें? स्वरागम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्नान को स्नान कहना। स्वरागम का मतलब एक शब्द है, उसमें स्वर का आगमन आपने कर दिया, जैसे स्नान है, इसमें स्टार्टिंग में आपने ए स्वर लगा दिया, ठीक है। यहाँ तो अमृत है तो इसमें तो ए का ए रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वरागम कहाँ हुआ, लेकर के कहाँ आ गए आप अपनी तरफ से, या आप लेके आ गए स्नान में। जैसे ये सही होता है स्कूल, ठीक है, स्कूल होता है आपका, इसको इस प्रकार बोल देते हैं स्कूल, इस कूल। तो यहाँ पर देखिए स्वर का आगमन एक प्रकार से फिर से हो गया है ना। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं आपके? स्वरागम उच्चारण दोष के। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर मित्रों रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? एक, रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। दूसरा, भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। तीसरा, मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं भले ही यह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। अगला है, अशिक्षित व्यक्ति बोल चाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन 3 जो सही होगा आपका, कि मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। तो जानकारियाँ मिलती हैं इतनी, यहाँ तक तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन भले ही है विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो, तो विचारों के आदान प्रदान में तो सहायक होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न मित्रों, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खाली स्थान पर बल देता है। एक, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। दूसरा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तीसरा, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। और चौथा है, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर बल देता है। तो किस पर बल देगा साथियों? सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये आपका सही रहेगा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन, लगातार अवलोकन जो इसमें होता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न मित्रों, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? एक, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, सब पर देना चाहिए, ये भी निश्चित रूप से आंसर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, ये बिल्कुल सही है कथनों के संबंध में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। भाषा कौशलों के संदर्भ में सही कथन पूछा था, उचित कथन पूछा था, तो ऑप्शन 4 इसको सही आप करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों की, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में यानी बहुत से परिवेश से आने वाले बच्चों की कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, तो ये बात तो सही है। अगला है आपका पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाना। अगला है बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? देखिए बाकी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व बात जो ऑप्शन 1 है उसको दिया जाना चाहिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर अपन उनको देंगे। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन 1 सही होगा। मित्रों अपना 23वां प्रश्न की, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि एक, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तीसरा, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है। चौथा, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो 2, 3 और 4 ये ऑप्शन तो देखिए हो ही नहीं सकते। बाकी हिंदीतर का मतलब होता है हिंदी के अलावा, ठीक है, हिंदी के अलावा भाषा के बच्चे अगर आ गए हैं तो निश्चित ही उनकी जो हिंदी भाषा और उनकी जो मातृभाषा उसमें अंतर बहुत ज़्यादा है संरचना में, इस वजह से ऐसा हो रहा, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित ही आंसर 1 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न मित्रों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। 1, मधुर वाणी। 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। 3, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण। और 4 है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बोलना के लिए बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? वो है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। जो स्थिति बनी है वो और जो संदर्भ है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अभी
हिंदी टीचिंग मेथड की बात चल रही है और इसमें अगर अपन साथियों मैथ्स के प्रश्नों की बात करना स्टार्ट कर दें तो वो क्या संदर्भ के अकॉर्डिंग होगी? नहीं होगी। स्थिति क्या ऐसी है? नहीं है। यहाँ पे हिंदी की बात चल रही है तो हिंदी की बात करेंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे मित्रों सही आंसर होगा। उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे आप। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? 1 पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, 2 कल्पनापरक प्रश्न, तीसरा चिंतन परक प्रश्न और चौथा अनुमान परक प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न जो वो बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं है? आकलन कर रहा है भाषा की समझ का बच्चे का, तो क्या करेगा? पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कल्पना परक प्रश्न हो सकते हैं, चिंतन परक प्रश्न हो सकते हैं, तो अनुमान परक प्रश्न भी तो निश्चित रूप से हो ही सकते हैं। इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर यहाँ पे अपन थोड़ा सा देखें आंसर को सही से, तो किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? तो वो तथ्यात्मक प्रश्न नहीं होंगे भाई, सीधा सा तथ्य दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो निश्चित ही ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ना, ऑप्शन 1 इसका आंसर मित्रों रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? 1 पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, और दूसरा है आपका पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनावेंगे, तीसरा है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे, ठीक है, पढ़वाएंगे, और चौथा है बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। तो पठन कुशलता का मूल्यांकन यहाँ पे करना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा? ठीक है, पठन कुशलता का जांच करने के लिए तो इसमें मित्रों सही उत्तर आपका रहेगा पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न अपन बनाएंगे, ठीक है। पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न नहीं पूछेंगे अपन, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां नहीं पढ़वाएंगे, न जोर जोर से बोलकर पढ़वाएंगे, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे बच्चों से। तो ये पठन कुशलता का मूल्यांकन कर सकते हैं कि यानी कि इन्होंने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना है या नहीं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न मित्रों की मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? शुद्धता, प्रवाहमयता, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना और अवसरानुकूल। तो निश्चित ही अवसरानुकूल तो होना ही चाहिए भाई, अवसर के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हिंदी की, बीच में मैं इंग्लिश बोलने लग जाऊँ, संस्कृत बोलने लग जाऊँ तो क्या मतलब? तो अवसर के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। अपने सामने अपनी कोई बड़ाई कर रहा है और अपन उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्या ये अवसरानुकूल भाषा है? नहीं है, ठीक है। अपने पिता के सामने अपन बदतमीजी कर रहे हैं, क्या ये अवसरानुकूल भाषा है? नहीं है। तो अवसर के अनुकूल भाषा करना, भाषा जो बोलनी चाहिए। प्रवाहमयता यानी लगातार, प्रवाहमयता यानी क्रम बना रहना चाहिए, लगातार जो वो बोलते रहना चाहिए। खास तौर पे जब एक दूसरे को अपन दिखाई नहीं देते हैं। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, मैं लगातार साथियों बोल रहा हूँ अविरल गति से, तो अविराम गति से सॉरी। तो इसमें क्या है कि अपना कांटेक्ट रह पाता है, एक दूसरे से कनेक्शन रह पाता है। अगर मैं बीच में बोलना बंद कर दूं, अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं फिर मैं बोलना बंद कर दूं, तब तो आप मेरी शक्ल देखते हुए रुक जाओगे थोड़ी देर। लेकिन अभी मैं बोलना बंद कर दूं तो उसके बाद में तो न अपने को कुछ दिखाई दे रहा है न कुछ और। तो प्रवाहमयता होना जरूरी है, शुद्धता भी होनी जरूरी है। लेकिन ऑप्शन 3 जरूरी नहीं है कि श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना। भाई उच्च स्तर की भाषा अगर अगले के समझ ही नहीं आएगा कुछ, फिर क्या बोलने का मतलब है वहाँ पे। अगला आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है? सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख या सारे के सारे? तो सारे ही हैं, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, सारे के सारे लेखन अभ्यास है। अगला प्रश्न आपका, भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है? भाषा कौशल का, चिंतन कौशल का, सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का, या उपयुक्त सभी? तो मित्रों देखिए, भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से क्या लाभ होगा? तो भाषा कौशल का भी विकास होगा, चिंतन कौशल का भी होगा और सहयोग की भावना का विकास भी होगा। तो मित्रों ऑप्शन 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, परिपरीक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति, अभिरुचियों का विकास करना और उपरोक्त सभी। तो सारी परिपरीक्षा, ठीक है, का उद्देश्य क्या होता है आपका?
तो एक प्रकार से परीक्षा प्रतिमान अगर अपन देखें उसके अकॉर्डिंग ही, यानी कि प्रश्नों को अगर बार बार पूछा जाए तो उससे क्या विकास होगा, क्या उद्देश्य होता है उसका। तो ज्ञानात्मक कौशल का विकास इसे किया जा सकता है, जिज्ञासा अभिवृत्ति अभिरुचि का विकास किया जा सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे मित्रों आपका सही उत्तर रहेगा। ये साथियों प्रश्न थे आपके 11वें हिंदी के मॉडल पेपर के, जो बिल्कुल रीट के हिसाब से बनाए गए, स्तर के अनुसार बनाए गए। 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा है लाइक करें। कल अपना 12वां मॉडल पेपर हिंदी का आएगा, जुड़े रहिए चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, तो नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करें। उसके बाद घंटे के निशान आने के बाद घंटे के निशान को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए साथियों, उम्मीद है सारा मैटर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आए होंगे प्रश्न। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।